अगला जो टॉपिक है वो है फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। लेकिन इस बात का पता कैसे चला? तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे और हेनरी। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उनके 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टडी करेंगे। कितने एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं? 3। और तीनों से हमको ये पता लगाना है कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, और जो सीखा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ लॉ बनाएंगे। उनको हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद में उससे रिजल्ट बनाएंगे कि इससे हमने ये सीखा। भाई फैराडे और हेनरी के जो 3 एक्सपेरिमेंट है उसमें पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक कॉइल ली और उस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है? गैल्वेनोमीटर नाम सुना है क्या? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट और वोल्टेज को सेंस कर सकता है, साथ में ये डायरेक्शन भी बता सकता है करंट और वोल्टेज की। कैसे? इसमें 0 बीच में लिखा होता है स्केल के ऊपर, और दोनों साइड में रीडिंग लिखी होती है, जैसे 1 2 3 इधर भी होगा इधर भी होगा। पॉइंटर अगर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब सर्किट में करंट किसी एक डायरेक्शन में है, और अगर पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो गई है, उल्टा हो गई है। तो करंट की डायरेक्शन बदल रही है या नहीं बदल रही है वो भी हम चेक कर सकते हैं इससे। भाई अमीटर होता है वो सिर्फ करंट की वैल्यू बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता कि कौन सी डायरेक्शन में करंट है। ये क्या बताएगा? ये डायरेक्शन भी बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में करंट है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता हम इस इंस्ट्रूमेंट से लगा सकते हैं। क्या नाम है इसका? गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके पास में एक मैग्नेट को रखेंगे। क्या रख दिया? एक मैग्नेट को रख दिया। हमने देखा कि जब ये मैग्नेट इसके पास में रखी हुई है, मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ क्या होता है? इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती हैं, साउथ पोल से एंटर करती हैं। हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में रखा, इसको रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। स्टेशनरी है, ये रुकी हुई है, रेस्ट में है अभी। तो हमने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा। पॉइंटर एक ही कंडीशन में, ये जो पॉइंटर है वो एक ही कंडीशन में कुछ मूवमेंट शो करेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। इसका मतलब जब मैग्नेट को पास रखा हमने तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने का मतलब क्या है कि इस सर्किट के अंदर या इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। मतलब मैग्नेट को पास रखने से कुछ नहीं होता। फिर हमने दूसरी एक्टिविटी करके देखी। हमने क्या किया? हमने इस मैग्नेट को मूव करवाना स्टार्ट किया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इस मैग्नेट को लेके भाग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इस मैग्नेट को लेके भागेंगे इसकी तरफ। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट इसकी तरफ जा रही है, मान लो आप इसकी तरफ लेके जा रहे हो इसको, आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ आती है इसमें कंटिन्यूअसली एक डिफ्लेक्शन आता है। मान लो कि ये पॉइंटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है अभी। जब तक मैग्नेट इसके पास में आती रहेगी डिफ्लेक्शन कंटिन्यू बना रहेगा। मतलब डिफ्लेक्शन, जैसे मान लो ये पॉइंटर चला गया 2 पे, तो वो 2 पे ही रहेगा काफी देर तक। मान लो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हो, तो जैसे जैसे मैग्नेट पास जा रही है हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंटर के अंदर कंटिन्यूअसली एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन किस चीज को शो करेगा? कि इस सर्किट के अंदर कंटिन्यूअसली एक करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने कोई यहाँ पे बैटरी या सोर्स नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट के पास आने की वजह से हमने क्या देखा कि इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। कैसे पता चला? इस डिफ्लेक्शन से। करंट को देख थोड़ी सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगाने का रीजन समझ में आया क्या? है ना भाई, हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि सर्किट में करंट फ्लो होगा हम देख लेंगे अच्छा करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा ना। तो गैल्वेनोमीटर इसीलिए लगाया। तो जैसे जैसे मैग्नेट पास जा रही है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है। एक बात समझ में आई। फिर हमने इसके एकदम पास में ले जाके इसको रख दिया हमने। मतलब जब तक ये मैग्नेट मूव कर रही थी हमने देखा कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन है, लेकिन जैसे इसको पास में ले जाके रोक दिया, है ना, तो हमने देखा इसमें डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। इसका मतलब डिफ्लेक्शन तभी आता है जब मैग्नेट का मूवमेंट होता है। फिर हमको इसमें थोड़ा मजा आने लग गया, तो हमने क्या किया? इस मैग्नेट को दूर खींचा। अब की बार किधर खींचा? दूर। जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने लग गया। पहले ये पॉइंटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। कब? जब मैग्नेट को दूर खींच के लेके जा रहे हो। तो इससे एक और बात समझ में आई कि जब मैग्नेट पास आती है लूप के तो उसमें किसी एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और जब मैग्नेट दूर जा रही है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है।
इसका रीजन हम बाद में पता करेंगे, अभी हम सिर्फ रिजल्ट्स पे देखेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। तो मैग्नेट पास आती है तो किसी एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, जब दूर लेके जाते हैं मैग्नेट को तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, एक बात और बोल सकते हो कि मैग्नेट जब पास जा रही होगी तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। कैसे भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैग्नेट जितना पास आएगी भाई, मैग्नेट के पास में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जितना पास लेके आओगे लूप के, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास होगा इससे, इसका मतलब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। और दूर खींचोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस लूप से पास हो रहा होगा वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा इसके दूर जाने की वजह से, क्योंकि इसके पास में ज़्यादा, दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है इससे। तो जब मैग्नेट पास आ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, और जब मैग्नेट दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और दोनों ही सिचुएशन में करंट इंड्यूस होता है। मतलब आप एक रिजल्ट बना सकते हो यहाँ पे कि इस कॉइल के अंदर करंट के इंड्यूस होने का रीजन क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, एक एक्टिविटी और करके देखी हमने, हम इस मैग्नेट को अगर तेजी से इस लूप की तरफ लेके जाते हैं, मान लो पहले तो आप धीरे धीरे लेके जा रहे थे, मान लो पहले इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेके जा रहे थे, अब हमने स्पीड बढ़ा दी। हमने देखा जब हम तेजी से इसकी तरफ लेके जाते हैं, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से लेके जा रहे हो, स्पीड बढ़ाते ही हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब जितना तेजी से लेके जाते हो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ज़्यादा करंट इंड्यूस होता है कॉइल में। मतलब इसका सिंपल रिजल्ट ये निकला कि मैग्नेट अगर धीरे धीरे आती है तो कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और तेजी से अगर पास आती है तो तेजी से बढ़ जाएगा वो, और जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कितना करंट इंड्यूस होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना तेजी से आ रहा है। धीरे धीरे चेंज आएगा तो थोड़ा सा करंट इंड्यूस होगा, तेजी से चेंज करोगे, अगर फ्लक्स के चेंज होने की रेट अगर ज़्यादा होगी, रेट ज़्यादा होने का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, इससे काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या हमेशा मैग्नेट को ही मूव करवाना पड़ेगा क्या, या इसकी जगह हम कोई करंट कैरिंग कॉइल भी ले सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या हमेशा मैग्नेट होनी चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कोई सोलेनॉइड या कोई करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकती है। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये था कि क्या हमेशा मैग्नेट को लेके ही भागना पड़ेगा क्या इसकी तरफ, या इसे दूर लेके जाना पड़ेगा क्या, या कोई और भी तरीका हो सकता है जिससे करंट इंड्यूस हो जाए। तो इसका पता लगाने के लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक करंट कैरिंग कॉइल से जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स अब कौन हो गया, करंट कैरिंग कॉइल। देखो बाकी एक्सपेरिमेंट सेम है, ध्यान से देखो, ये पहली कॉइल है, ये इसकी एक्सिस है, और पहली कॉइल को मैंने एज इट इज गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और साथ में इसके पास में हमने क्या रख दिया, एक कॉइल रख दी। ये जो कॉइल है इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इससे करंट फ्लो होगा, और करंट की वजह से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। जो करंट की डायरेक्शन है, अगर मान लो मैं इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी, तो ये एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जाती है उसको हमेशा पीछे कंसिडर करते हैं। तो पीछे वाले पोर्शन में करंट नीचे जा रहा है, ये आगे की तरफ निकला हुआ है जिसमें करंट ऊपर जा रहा होगा। तो ये जो करंट की डायरेक्शन बनेगी, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है, बोलो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है इस कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो इसके लिए क्या रूल होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है कॉइल में उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अरे किधर होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, करंट कैरिंग कॉइल है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रही है ना। बिल्कुल आसान एकदम। बाकी एक्टिविटी सेम है, मतलब दोनों कॉइल को एक दूसरे के पास लेके आना है या दूर लेके जाना है, या एक को स्टेशनरी रहने दो दूसरे को पास लाओ दूर लेके जाओ, या दूसरे को भाई इस कॉइल को इधर स्टेशनरी रखो दूसरी वाली कॉइल को
इधर दूर लेके जाओ या पास लेके आओ, सारी एक्टिविटी सेम है। तेजी से पास लाओगे, तेजी से दूर लेके जाओगे, बाकी सारी एक्टिविटी सेम रहेगी, सिर्फ आपको बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स चेंज करना है। तो हम क्या देखते हैं कि सेम रिजल्ट मिलते हैं, मतलब जो वहां पे देखा था वो यहाँ पे देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मैग्नेट का होना जरूरी नहीं है, मैग्नेट की जगह आप कोई करंट कैरिंग कॉइल भी ले सकते हो, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी सेम काम करेगा, उससे भी करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या? सिर्फ एक ही चेंज है, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बस इसमें मैग्नेट लिया, उसमें करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे अगेन एक छोटा सा डाउट और था, उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया। डाउट ये था कि क्या हमेशा दोनों कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, क्या हमेशा दोनों को एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर लेके जाना पड़ेगा, या इनको पास पास रख दो और किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या इस कॉइल में करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इस बार मूवमेंट किसी का नहीं होगा, दोनों कॉइल्स को फिक्स कर दिया एक जगह पे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पे एक की लगा दी, एक स्विच लगा दिया, और इस की को ऑन किया। पहले ये ऑफ है, अच्छा जब ऑफ रहेगी की तो सर्किट में करंट कितना होगा, 0, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, 0। अब जैसे स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही क्या होगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा। करंट इंक्रीज होने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ माइक्रो सेकेंड तो लगते हैं। उस माइक्रो सेकेंड में क्या एक्टिविटी होगी, पहले करंट 0 था, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट इंक्रीज हो रहा होगा। करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा एक इंस्टेंट के लिए, मान लो एक माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के लिए मान लो करंट इंक्रीज होकर मैक्सिमम तक पहुंच रहा है, तो जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा, जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो करंट के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, भी करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही करंट इंक्रीज होगा एक इंस्टेंट के लिए, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इस कॉइल से पास हो रहा है, तो इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस कॉइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एक इंस्टेंट के लिए, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक इंस्टेंट के लिए यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट होकर वापस 0 पे आ जाएगा। ये डिफ्लेक्शन सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए आता, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होकर वापस 0 पे आ जाता है। ये एक इंस्टेंट के लिए ही डिफ्लेक्शन क्यों आया बताओ, भाई करंट कितनी देर के लिए चेंज हुआ, एक इंस्टेंट के लिए। एक इंस्टेंट मतलब माइक्रो सेकेंड का टाइम, मतलब बहुत छोटा सा टाइम, 10⁻⁻⁶ सेकेंड का टाइम, इतने में करंट बढ़ के मैक्सिमम पे पहुंच गया। तो उस ड्यूरेशन में जब करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही करंट इंड्यूस हुआ। फिर जैसे करंट मैक्सिमम पे पहुंच के कांस्टेंट हो गया, तो मैक्सिमम कांस्टेंट, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होने से इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो चुका है, मैक्सिमम। लेकिन अब वो चेंज नहीं हो रहा। करंट और ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। उसका मैक्सिमम या मिनिमम होना कोई मायने नहीं रखता। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा तो चाहे कितना भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से पास हो रहा हो, उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए या इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के लिए जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, इसलिए सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए डिफ्लेक्शन आएगा। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना जरूरी है, चाहे कॉइल को मूव करो या मत करो, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी करंट इंड्यूस होगा। फिर ये मान लो इसको ऑफ करके देखा हमने, इसी चीज को और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, जैसे ही हमने की को ऑफ किया, की को ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही क्या होगा, करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा था सर्किट में, वो ड्रॉप होके 0 पे आ जाएगा। कुछ माइक्रो सेकंड का टाइम लगेगा अगेन उसमें। जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। अब बताओ करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी इसमें, करंट तो इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पहले से अपोजिट। क्यों, क्योंकि पहले जो करंट इंड्यूस हुआ था वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, और अब मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस बात के ऊपर करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है। यहाँ पे देखा था ना, मैग्नेट पास आती है तो किसी एक डायरेक्शन में करंट, यानी मैग्नेट पास आ रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में करंट। मैग्नेट जब दूर जा रही होती है तो फ्लक्स डिक्रीज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो करंट की डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड कर रही है,
कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड कर रहा है, या ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो ज़्यादा होगा या कम, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी ज़्यादा होगी ईएमएफ उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा। सारी बातें समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है, 3 एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट ये, दूसरे में हमने मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया था कॉइल से, करंट कैरिंग कॉइल से, और तीसरा एक्सपेरिमेंट में ये था कि उसमें स्विच लगा के उसको ऑन ऑफ करके देखा। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट ये था। तो तीनों से हमको क्या क्या रिजल्ट मिले? तो पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इस फिनोमेना का रीजन क्या होता है। क्या चीज़ पता चली? रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। पहली चीज क्या पता चली? करंट या ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन पता चला। क्या रीजन है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ, फैराडे और हेनरी का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो आपको ये बताएगा कि किस रीजन की वजह से करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो रीजन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा जो इसमें लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, वो आपको ये बताता है कि ईएमएफ या करंट क्यों इंड्यूस होगा, और सेकेंड लॉ आपको ये बताएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने क्या देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा टाइम के साथ में, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम क्या लिखेंगे? किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कम है तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट की वैल्यू अगेन यहाँ पे 1 होती है। आंसर आएगा E इक्वल्स टू dφ/dt। बात समझ में आई क्या? लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कॉइल की बात हो रही है तो उसमें बहुत सारे टर्न्स दे रखे होंगे। सिंगल टर्न में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला ये होता है। एन टर्न्स वाली कॉइल हो तो उसके लिए अगर सिंगल टर्न में इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कितना dφ/dt के बराबर, तो एन टर्न्स वाली कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, और अगर आपको पूछे कि कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा, अगर आपको पूछे कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू V/R होता है ना। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज को यहाँ पे हमने क्या नाम दे रखा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वही चीज है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E/R। R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या कॉइल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इंड्यूस्ड करंट का? I इक्वल्स टू, इसको R से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा N/R dφ/dt। समझ में आई क्या बात? तो ये इंड्यूस्ड करंट आ गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल और लगाते हैं। इसके आगे क्या लगेगा? एक नेगेटिव सिंबल और लगेगा। ये नेगेटिव सिंबल कहाँ से आ गया भाई? तो ये नेगेटिव सिंबल लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है। आगे हम लेंस का एक लॉ पढ़ेंगे जिससे हम कॉइल या कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? कॉइल या कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। भाई इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कौन सा लॉ है? लेंस लॉ। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव सिंबल लगाया जाता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों नेगेटिव सिंबल लगाया हमने। तो ये नेगेटिव सिंबल उसकी वजह से आ रहा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पूछे तो आप क्या बताओगे? N dφ/dt। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछे तो क्या बताओगे? N/R dφ/dt। नेगेटिव सिंबल लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी जगह एसी सोर्स ले लेते हो, एक बार ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा देंगे तो क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा? सोचो आप भाई, यहाँ पे अगर आप अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा देते तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंज होता है। भाई कंटिन्यूसली अगर करंट चेंज होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये भी बार बार चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें कंटिन्यूसली करंट इंड्यूस होता रहेगा।